जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एसपीडीएफ वाला कंसेप्ट था, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ये सब चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ में पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियरली अगर वो दोनों चैप्टर नहीं क्लियर हैं, पहले जाके उसको अच्छे से रिवाइज करिए, एक एक चीज़ उसकी याद करिए जो भी मैं पढ़ाया हूँ, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसमें सारा का सारा चीज़ जहाँ जो भी आप पीछे पढ़े वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगा, उसका यूज़ हम करने वाले हैं। क्लियर है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, चाहे ठीक है हाइड्रोजन चैप्टर हो, वहाँ पर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए तो हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे कोई दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में कोई बॉन्ड है। तो अब पहली बात तो दिमाग में आता है, क्या बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन ही होता है? जी नहीं। ठीक है, बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन और कॉम्प्रोमाइज विच कीप्स टू और मोर स्पीशीज टुगेदर। आज सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है मोनोएटॉमिक नहीं है, डायएटॉमिक है। ठीक है ना। फॉस्फोरस में जैसे P4 है, ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन H2 है, सल्फर में S6 है, S8 है। ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या हैं? बॉन्ड बना के रहते हैं, अकेले ये रहना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ या कुछ ना कुछ तो इनकी ज़रूरतें पूरी होती होंगी बॉन्ड बनाने पे। अब वो ज़रूरत, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना शब्द ज़रूरत, तो अगर अट्रैक्शन है तो अच्छी बात है। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड अगर बन रहा है तो हो सकता है कि अट्रैक्शन हो, बट ऑलवेज ये जरूरी नहीं कि वो अट्रैक्शन के ही वजह से बॉन्ड बना रहे हो। मैं डेली लाइफ की भी बात करूं, अगर दो पर्सन साथ में है, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो ठीक है बॉन्ड बन गया। कभी कभी क्या होता है, दो पर्सन के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना कुछ कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, कुछ ना कुछ नीड होती है जिसकी वजह से दो लोग साथ में रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर बॉन्ड बना है तो वो ऑलवेज अट्रैक्शन ही हो। क्लियर है। तो बॉन्ड, अट्रैक्शन, ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन और कॉम्प्रोमाइज विच कीप्स टू और मोर स्पीशीज टुगेदर। बात समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर में वही चीज हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के पीछे कारण क्या है। तो मेनली देखो, दो तरीके का बॉन्ड बनाने का कारण है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, टू एक्वायर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये दो तरह की स्टेबिलिटी क्या होता है, सारे एटम्स में देखा गया कि दो तरह की स्टेबिलिटी एटम्स को चाहिए होती है, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का अगर कन्फिगरेशन करें तो 2 8 7। ठीक। अब ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से क्यों मिला, क्यों दूसरे क्लोरीन से मिला और क्या बना लिया, Cl2। तो इसके पीछे कहानी क्या है, कौन सी इनकी कमी पूरी हो रही है? तो सबसे पहला जो है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का मतलब टू कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट, या फिर हम ये कहें टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन, नोबल गैस कन्फिगरेशन, टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन। मतलब कि जो भी देखो नोबल गैस क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो हम बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते हैं। इनका कुछ न कुछ इनके साथ ऐसा है कि हम ये कहें कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इनकी सारी इच्छाएं अब खत्म हो चुकी हैं। वही मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे मोक्ष का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पे। तो क्लोरीन और क्लोरीन जब बॉन्ड बना लेते हैं, आप बेसिक केमिकल बॉन्ड यहाँ पे पढ़ के रखे हैं, ठीक है ना, ये देखा जाए तो ठीक। तो देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 2 4 2 6, और इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन का भी यही है। तो इस बॉन्ड में एक क्लोरीन का इसका है लेफ्ट वाले का, एक राइट वाले का है। तो है क्या, इसका भी ऑक्टेट पूरा, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, ये क्लोरीन में भी जाएंगे और इस वाले क्लोरीन में भी जाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों में। तो
कुल मिला के इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट या डुप्लेट जैसा नोबल गैस में देखा गया है। नोबल गैस में हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होता है, ठीक है ना। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सारे नोबल गैस में क्या पूरा होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे क्या पता चला, इससे ये आइडिया सोचा गया कि सारे के सारे जो आइटम होते हैं वो अपना अट्ठा पूरा करने के लिए ही बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि नोबल गैस एकदम रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो कुछ तरह की स्टेबिलिटी मिलती है, और वही स्टेबिलिटी के लिए सारे एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट। क्लियर है। तो ये हो गया, Cl2 में है, O2 में है, H2 में है, ठीक है ना। इन सब में देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अभी जस्ट हम आगे देखेंगे जहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है किसी का, ठीक है ना, या ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया किसी आइटम के पास, फिर भी वो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है केवल यही नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना। केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ही नहीं चाहिए होती है बॉन्ड बनाने के लिए, ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है, बट नॉट ऑलवेज। अगर ऐसा होता तो हर जगह जहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो स्पीशीज स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा कौन सा फैक्टर है, कौन सा रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब एनर्जी से होता है। देखो, जब भी बॉन्ड हम बनाएंगे, मान लो एक आइटम ए है और ये बी है, ये मिला के मान लो ए बी बना रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे डेल्टा एच ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज होना चाहिए अगर बॉन्ड अच्छा बनाना है तो। क्लियर है। क्योंकि जान लीजिए, ये बात आप जान लीजिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी सिस्टम के पास कितनी कम एनर्जी है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, एनर्जी लॉस हो रहा है सिस्टम से। अगर ए और बी बनने में एनर्जी लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है सिस्टम की एनर्जी घट रही है। कोई भी सिस्टम चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे तो उसके लिए वो चाहेगा कि उसके पास एनर्जी कंटेंट कम रहे, एनर्जी कंटेंट कम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रख लीजिए, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंटेंट। सिस्टम के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। बात समझ में आ रही है। और अगर A प्लस बी मतलब कि दो एटम के बीच में या कहीं पर भी दो स्पीशीज के बीच में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज अगर हो रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बनना चाहता है, ठीक है ना, बॉन्ड बनना चाहता है। और अगर मान लो दो आइटम को हम मिला रहे हैं, दो स्पीशीज को मिला रहे हैं और कुछ नया स्पीशीज बना रहे हैं और वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, हमको अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ रहा है, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, यानी कि वो दो बॉन्ड बनना नहीं चाहता है, वो दो आइटम के बीच में बॉन्ड बनना नहीं चाहता है, हमें बाहर से एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब उसके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम है, ठीक है ना। फिर भी वो कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड बनते हैं, जबरदस्ती बनते हैं। तो एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी कंटेंट उसके पास कम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जबरदस्ती का बॉन्ड नहीं बनता, बनता है, ठीक है ना, जबरदस्ती के बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है ना। तो टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट का मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये बात याद रखेंगे, ठीक। और अगर दो आइटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, मान लो एनर्जी जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा हम बोलेंगे उस बॉन्ड की मजबूती उतनी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी मोर व्हेन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है, इसको नोट करिए। क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेविस ऑक्टेट रूल, ठीक है, हो सकता है कुछ किताबों में आपको बाद में पढ़ाया जाता हो या लास्ट में पढ़ाया जाता हो, जो भी है ध्यान रखिए। लेविस ऑक्टेट रूल मतलब कोई भी एटम्स form bond in such a way that each atom has 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल। क्लियर है ना। सारे के सारे एटम बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं कि उनका अट्ठा पूरा हो जाए, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, ठीक है। जैसे CH4 की बात करते हैं, CH4 में कार्बन का होता है 2,4 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। कार्बन के अराउंड हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया ऐसे करके आउटर मोस्ट शेल वाला, और हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस से बना दिए। देखिए ये सब चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये 2 का मतलब
एक बॉन्ड बन गया, इसका भी मतलब एक बॉन्ड, इसका भी मतलब एक बॉन्ड, इसका भी मतलब एक बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है क्या, इस कार्बन का अट्ठा पूरा हुआ है। 4 पहले थे शेयरिंग करने के वजह, अब शेयरिंग अगर हो गया तो शेयर होने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है वो कार्बन का भी हो गया, वो हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है। तो देखो कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। सिमिलरली आप NH3 H2O ये सब बनाएंगे तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन का अट्ठा, नाइट्रोजन का अट्ठा, कार्बन का अट्ठा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक नियम था जिसको हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल बोलते हैं। बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला तो यही है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है। क्लियर है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, तो क्योंकि ये देखो पहले पीरियड का है, ठीक है, तो इसमें इसको भी एक तरीके से ऑक्टेट रूल के हम एक्सेप्शंस में डाल सकते हैं कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, नॉट ऑक्टेट। ठीक, मेजरली हम बोलें तो ये 2 वाले जो है यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपो ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब देखो जैसे बेरिलियम की हम बात करें तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो BeCl2 ये होता है, ठीक है। क्लोरीन पे 2 2 4 2 6 2, ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन डॉटेड हैं। तो क्लोरीन का तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। वैसे तो टर्मिनल एटम का ऑक्टेट पूरा होता है, बस इस बेरिलियम का देखो, इस बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इस बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपो ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमिलरली BF3 AlCl3, AlCl3 की बात करते हैं तो Al में ये देखो ऐसे बॉन्ड होता है। तो देखो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा ही है, ठीक है, क्योंकि डॉट 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड वाला तो 8 इलेक्ट्रॉन। बट एल्युमिनियम का देखो 2 2 4 2 6, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आगे समझेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है, लेविस एसिड है। तो ये सब चीज़ों का शब्द का प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्यों बने, ऑक्टेट तो इनका पूरा ही नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों बने, क्योंकि इनको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिल रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं हाइपर ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भर भर के इनके पास, यानी इनका ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे PCl5 की अगर हम बात करें, देखो फॉस्फोरस के अराउंड 5 बॉन्ड हैं, फॉस्फोरस क्लोरीन के। देखो फॉस्फोरस के अराउंड 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से भी ज़्यादा है। SF6 में तो 6 बॉन्ड हैं, ठीक है, 6 बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के, 12। IF7 में हम देखेंगे तो 7 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन के पास आउटर मोस्ट शेल में। तो फॉस्फोरस तो ऑक्टेट के लिए मर रहा था, क्यों बनाया ऑक्टेट से ज़्यादा। सल्फर भी ऑक्टेट के लिए जी रहा था, क्यों उससे ज़्यादा बनाया। अरे भाई हर जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, ये सब मॉलिक्यूल ऑक्टेट से ज़्यादा वाले हैं, ये ऑक्टेट से कम वाले हैं ऊपर वाले, फिर भी स्टेबल हैं क्योंकि इनके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखो सम नोबल गैसेस आल्सो फॉर्म बॉन्ड विथ ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट। सही बात है, सारे नोबल गैस को ही तो देख के हम लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि ऑक्टेट भाई इनका पूरा है, ये कुछ नहीं करते हैं, ना बॉन्ड बनाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना गेन करते हैं। तो इसका मतलब इनको बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। बट देखो जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है जब हम P ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये क्रिप्टन का KrF2 ये भी पॉसिबल है। तो नोबल गैस का जब ऑक्टेट पूरा है तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है। ठीक, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में ये सब देखो आयंस, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें हम स्ट्रक्चर की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम आगे डील करेंगे तो ये समझेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे वही बात है, अगर ऑक्टेट सबका पूरा हो रहा है तो सबके पास पेयर में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्यों है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है, क्लियर है, इसको नोट करिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं और चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखिए 2 तरीके का बॉन्ड होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मान लो इंटर एटॉमिक मतलब फॉर्म्स बिटवीन एटम्स। जैसे मैं पूछूं कि Cl + Cl,
ये मिलकर Cl2 बना लिया, Cl के बीच में बॉन्ड। तो ये Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। बट वही क्या हो अगर एक Cl2 और Cl2 के बीच में कोई बॉन्ड बने, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि उस बॉन्ड को हम डंडा से ऐसे दिखाएं ही, Cl2 के बीच में भी बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर बॉन्ड। मोलिक्यूल के बीच में बॉन्ड हो रहा है। तो दो तरीके के बॉन्ड पॉसिबल हैं, A+B मिला के AB बना लिया, या AB और AB मिल के दोनों में आपस में अट्रैक्शन है, तो वो बोलेंगे इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। दो तरीके का बॉन्ड होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड और इंटर मोलिकुलर बॉन्ड, ठीक है ना। इसका बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगा, एक डाटा आप याद कर सके तो ठीक है। और इसमें क्या होगा, 42 किलो जूल से कम होगा। अब जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो मेनली तीन तरीके का होता है। आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में अच्छे से पता है आप लोग को, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड होता है, ट्रांसफर से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग से बनता है। अब शेयरिंग भी दो तरीके का हो सकता है। अगर एक एटम, एक मान लो A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो सकता है कि एक ठो इलेक्ट्रॉन A का हो और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन B का, दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, बॉन्ड बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि A के ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो, B के एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, बट वो बॉन्ड कुछ इस तरीके का रहेगा, हम एरो से दिखाएंगे। मतलब ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं, इक्वल शेयरिंग नहीं हुई है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है। बात समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड में भी दो प्रकार होगा, नॉर्मल वाला कोवैलेंट बॉन्ड और एक अनइक्वल शेयरिंग वाला यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। ये मेटल्स में जो लैटिस होता है उसमें एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे आगे। इंटर मोलिकुलर बॉन्ड में दो तरीके का होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स में भी देखो ये 5 तरीके का है, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम कर लेना अगर नहीं दिखाई दे रहा है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और पांचवा जो होता है सबसे वीकेस्ट, नॉन पोलर के बीच में लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स, ठीक। दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये एक रफ आइडिया, अगर आप जितनी बार इसको चार्ट में देखते रहेंगे आपको याद होता रहेगा। इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, और उसमें एक्चुअल में हम बोलें तो पहला लेक्चर ही हम उस चैप्टर का बोलेंगे, ये तो बेसिक लेक्चर था, उसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ होगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको, क्योंकि शुरुआत आयनिक बॉन्ड से होगी, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, फिर आयनिक में कोवैलेंट में आयनिक कैरेक्टर, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।